प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं आपका HL सर आपके लिए इस YouTube चैनल पर कक्षा 10 से रिलेटेड तथा बोर्ड एग्ज़ाम 2021 से रिलेटेड स्टडी मटेरियल आप तक पहुंचाता हूं। आप नियमित रूप से इस वीडियो को देखें, साथ ही साथ इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज की क्लास शुरू करने से पहले किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि दुनिया में दो ही ऐसी चीज़ हैं जिसका किसी को देने से कुछ नहीं जाता है, एक पहली मुस्कुराहट और दूसरी दुआ। इन्हें आप जितना बांटेंगे उतना ही पाएंगे, इसलिए हमेशा मुस्कुराहट बांटते रहिए और दुआ लेते रहिए। हमने बोर्ड पेपर के रीडिंग सेक्शन के अंदर शुरुआत की है, जिसका पहला क्वेश्चन है अनसीन पैसेज। हमने अनसीन पैसेज के बारे में पिछले वीडियो में खूब सारी जानकारी ली। आज उससे भी अधिक जानकारी आपको देने वाला हूं। आप अनसीन पैसेज के बारे में अगर नहीं भी जानते हैं या जानकारी नहीं रखते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप अनसीन पैसेज को आसानी से सरल कर लेंगे, ये मेरा वादा है। अनसीन पैसेज की संपूर्ण डिटेल जानकारी आज आपको इसमें दी जाएगी। टुडे आई गिव यू इंफॉर्मेशन अबाउट अनसीन पैसेज। बिना कोई समय गंवाए सीधे अपनी क्लास पे चलते हैं और आज की क्लास का आनंद लेते हैं। नाउ वी एंजॉय दिस क्लास। अनसीन पैसेज होता क्या है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी मैं दे रहा हूँ। एक एक बिंदु बनाकर मैंने नोट्स बनाए हैं। ये नोट्स भी आपको अवेलेबल करा दूंगा मैं PDF के मार्फत। आपको PDF भी सेंड करूंगा, उस PDF को आप घर पर आसानी से पढ़ सकते हैं। ये PDF भी मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। आई विल प्रोवाइडेड दिस PDF so that you can read it easily. Take information about what is an unseen passage. अनसीन पैसेज के क्वेश्चन के आंसर लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला बिंदु है सबसे पहले पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़कर समझना। ट्रांसलेट फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, द पैसेज शुड बी रीड एंड अंडरस्टूड केयरफुली। नेक्स्ट पॉइंट, आफ्टर दिस क्वेश्चन मस्ट बी केयरफुली रीड एंड अंडरस्टूड, जिसका हिंदी में अर्थ है इसके बाद क्वेश्चन को बड़े ध्यानपूर्वक पढ़कर उसे समझना चाहिए। और आपकी माइंड भाषा में पर्सन ने पहला अच्छे तरीकों पढ़ो। आप पेपर में जो पैसेज आयो है उन पैसेज ने आप पहला बड़ा ध्यान सु बड़ा घोर सु पढ़ो। नेक्स्ट पॉइंट, देन with careful reading of the passage again, the question to which answer are easily found, you should keep chatting with the mind. Do not underline on the paper because according to the rules of board examination, write nothing but only roll number above the paper. हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए पुनः मैं सरलार्थ कर देता हूँ कि पुनः पैसेज को आप ध्यानपूर्वक पढ़ने के साथ साथ जिन प्रश्नों के उत्तर आसानी से मिल जाते हैं उनको आप अपने माइंड में सेट करते जाइए और उसके नीचे अंडरलाइन नहीं करें, क्योंकि बोर्ड परीक्षा के नियमों के अनुसार पेपर के ऊपर रोल नंबर के अलावा कुछ नहीं लिखना है। अब अगला बिंदु, इस पर जरूर गौर करें और ये समस्या हर बच्चे के सामने आती है तो इसका मैं सॉल्यूशन भी बता देता हूं कि अगर आपके पैसेज में या क्वेश्चन में कुछ कठिन शब्द, कठिन मीनिंग्स, हार्ड मीनिंग्स शब्द आ सकते हैं जिनका अर्थ आपको नहीं आता है तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, घबराना मना है। बल्कि कठिन शब्द जिस वाक्य या प्रश्न में आ रहा है तो उसके जो पूरा वाक्य है उसका पूरे वाक्य का पहले आप अनुमानित भाव निकालें, उस भाव के आधार पर उसका अर्थ निकालें। इस आधार पर आप कठिन शब्द का अर्थ समझने का प्रयास जरूर करें। मेरे कहने का अर्थ है बच्चों कि अगर आप उस पर्सन या उस पैसेज के अंदर कोई कठिन शब्द देख लेते हैं जो मीनिंग आपको नहीं आ रही है तो अब उसको बिल्कुल घबराए नहीं। आप पूरा एक सेंटेंस पढ़ें
और पूरा सेंटेंस का जो भाव होगा उस भाव से आप जरूर उसका मीनिंग का अर्थ निकाल लेंगे, अगर घबराएंगे नहीं तो, क्योंकि डर के आगे ही जीत है। इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए मैं इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देता हूँ। इन द क्वेश्चन रिमेंबरिंग इन दिस पैसेज, इफ यू डू नॉट नो द मीनिंग then there is no panic at all, but the sentence is coming in a delight with the difficult word and what is the approximate sense of the its entire sentence, and attempt to understand the meaning of a difficult word on this basis। अगला बिंदु, क्वेश्चन जिस टेंस में है आंसर भी उसी टेंस में देना है। बच्चों इस बात का विशेष ध्यान रखना है। बस यही देखा जाता है कि आप में जैसे उत्तर तो अंदर पड़ा है, अब आप उसको देख के सेंटेंस को वैसे के वैसे लाइन आप नीचे उत्तर में लिख देते हो तो वो नंबर आप पूरे प्राप्त नहीं कर पाते हैं। कारण वही है, आप पहले उस पर्सन के अंदर जो टेंस आया है वो देखें और उसी टेंस के अंदर उसका आंसर दें। विच टेंस इज द क्वेश्चन इन, आंसर द सेम टेंस। पैसेज में से आए हुए प्रश्नों को जब हम सरल करते हैं तो एक और महत्वपूर्ण बिंदु जो छठा बिंदु मैं बताने जा रहा हूं उसका विशेष ध्यान रखें। उत्तर टू द पॉइंट होना चाहिए और इंग्लिश करेक्ट इंग्लिश होनी चाहिए। आपने हाउड़ में अपनी भाषा में समझा दूं कि उत्तर अपनी भाषा में समझ पर उन्हें हिंदी में नहीं दे देना है और इंग्लिश में देना है, यानी आप उत्तर टू द पॉइंट होना चाहिए और साथ ही साथ वो इंग्लिश में होना चाहिए। समझ में आयो सा? इन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दूं मैं आप रे। आंसर शुड बी टू द पॉइंट, शुड बी इन इंग्लिश। अगर आप इन मोटे मोटे 6 बिंदुओं का ध्यान कर लेंगे तो आप पैसेज में से जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका उत्तर बड़े ही आसानी से और बड़े धैर्य के साथ दे पाएंगे। ये 6 बिंदु मैं इनकी PDF आप तक पहुंचा दूंगा, इनको एक बार और समझ लें। मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है कि आप पैसेज को बड़े धैर्यपूर्वक पहले पढ़ना है, 1 बार 2 बार आप उसकी रीडिंग कर लें। उसके बाद जब प्रश्न आप नीचे देख रहे हो तो उसके जो भी आपका उत्तर माइंड में आ रहा है उसको अपने दिमाग में शेड कर लेवें और उसके बाद जब भी कोई ऐसा वर्ड या मीनिंग आ जाए जिसमें आप घबराना बिल्कुल नहीं है, अर्थ आपको नहीं आ रहा है, फिर भी अपने माइंड को इस तरह रखना है और पूरे वाक्य को पूरे सेंटेंस को एक साथ पढ़ लेना है। एक साथ जब आप पढ़ लोगे ना तो उसके भाव के आधार पर उस शब्द का भी आप अर्थ मीनिंग निकाल पाओगे। ये मेरे कहने का अर्थ है। और 5वां जो बिंदु है वो बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है क्योंकि इसमें आपको जो टेंस का जो सेंस है वो समझना है और किस टेंस में, जैसे प्रेजेंट टेंस में पर्सन आया तो उत्तर भी प्रेजेंट में देना है, पास्ट टेंस में अगर पर्सन है तो आपका उत्तर भी पास्ट टेंस में ही होगा। ये इस बात का ध्यान रखें। साथ ही साथ आप छठे बिंदु पर गौर करें कि जो आप उत्तर दे रहे हो वो टू द पॉइंट होना चाहिए। पैसेज में से कोई भी लाइन जो बकवास लाइन आप उठा के नहीं डालें, आप उसका टू द पॉइंट उत्तर लिखे और इंग्लिश में ही उत्तर होना चाहिए, करेक्ट इंग्लिश के अंदर। आप मीनिंग का भी बड़ा ध्यान रखें। ये 6 बिंदु हैं, इसका आप गौर से ध्यान कर लेंगे तो आप आसानी से पैसेज में जो पूछे गए प्रश्न है उसका आसानी से उत्तर दे पाएंगे। अब आगे चलते हैं। इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैं आपको ये समझा देना चाहता हूँ कि पैसेज में से जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसके प्रश्न का क्या आशय हो सकता है, प्रश्न किससे शुरुआत हो सकती है, प्रश्न किससे शुरू करके आपको देंगे। तो अगर आप उन शब्दों को पहले ही समझ लेंगे तो उनके उत्तर देने में आपको बड़ी आसानी रहेगी। मैंने इसके अंदर स्लाइड के अंदर आपका वर्ड, फिर उसके अर्थ और उसका क्या आशय है वो तीनों में अलग अलग करके डिवाइड करके दिया है और वो समझा देता हूँ। जैसे आपका एक पर्सन शुरू हो सकता है हु से, WHO हु। अब इसका अर्थ क्या है, कौन, किसने, किन्होंने आदि, ये हिंदी में अर्थ उसका सेंस निकलता है। और उसका आशय क्या होता है कि ये व्यक्ति के बारे में सूचना देना पूछता है कि कौन, हु का मतलब कौन, आप व्यक्ति के बारे में बताएंगे, है ना। तो ये उसका आशय है, आपको समझ में आ गया है तो आप आसानी से उसका उत्तर दे सकते हैं। दूसरा है WHOSE हुज, किसका या किसकी या किसके। इससे अर्थ से ही मालूम चल गया है कि ये संबंध पूछ रहा है
कि ये वस्तु किसकी हो सकती है, मकान किसका हो सकता है, ये बच्चा किसका हो सकता है। मतलब ये एक ऐसा सेंस पूछ रहा है जिससे ये संबंधवत, तो व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि से संबंध या स्वामित्व बताना है। तो ये आपके समझ में आ गया। आगे चलते हैं। WHOM, whom, किससे, किसको या किसके, यानी ये क्या पूछ रहा है, इसका क्या हो सकता है, व्यक्ति के विषय में सूचना देना, यानी वो कर्म के बारे में, वो क्या कर रहा है, व्यक्ति के विषय के संबंध में सूचना, whom। ठीक है, तो आगे चलते हैं फिर, समझ में आ गया है। तो which, WHICH, which का मतलब होता है कौन सा या कौन सी। इसमें व्यक्ति, वस्तु, विचार, प्राणी आदि के बारे में सूचना देना होता है, उसके बारे में आपको सूचना देते हैं कि कौन सा है या कौन सी है। समझ में आ गया आपका, है ना। उसके बाद में वाट शब्द आया है आगे, और वाट का अर्थ है क्या, कौन सा और कौन सी। ये और इसका आशय अगर अपन ले तो वस्तु, विचार आदि के बारे में आपको सूचना देनी है। ये आंसर पूछेगा जब उसके किसी वस्तु या विचार के बारे में आपको सूचना बतानी होगी। उसके बाद में चलते हैं व्हेन, WHEN, और व्हेन का अर्थ है कब, किस समय। और व्हेन जब भी आता है तो आपको समय पूछेगा, तो समय से संबंधित समस्त सूचनाएं आपको देनी है कि कब, किस समय, आप कब उठे, कब जागे, है ना, कब किया। इसके संबंध में क्या क्या पर्सन बन सकते हैं मैं आगे बना के बताऊंगा आपको। तो इस प्रकार पर्सन बनते हैं। फिर वेयर, WHERE, वेयर यानी कहाँ, किस जगह। अब आपको समझ में आ गया इसका आशय कि ये आपसे क्या पूछने वाला है, यानी ये आपसे स्थान या जगह के संबंध में पूछना चाहता है, तो आपको स्थान या जगह से संबंधित सूचना देनी है। अब वाट, व्हेन और वेयर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। उसके बाद में चलते हैं वाई। वाई का अर्थ होता है क्यों या किस लिए, मतलब आपको कारण बताना है। क्यों गया भाई, किस लिए गया भाई वहाँ तुम, तो आप क्या बताओगे, वापस कारण बताओगे, मैं इसलिए गया। तो कारण बताने व कारण जानने के लिए वाई से पर्सन शुरू किया जाता है, तो आपको वो बताना पड़ेगा। फिर हाउ, हाउ का अर्थ होता है कैसे, कितने, कितनी, किस साधन से, ये यानी विधि या तरीका आपसे पूछा जाता है, यानी कार्य कैसे हुआ है, किस ढंग से हुआ है, किस तरीके से हुआ है, उम्र या हालात जानना आदि सब हाउ से शुरू होगा पर्सन। इस प्रकार आप ये हाउ का भाव और आशय भी समझ गए। आगे चलते हैं हाउ मच, कितना या कितनी। हाउ मच का अर्थ होता है कितना या कितनी, ये आपको मात्रा पूछेगा, मूल्य बताने के लिए कहेगा, आदि आपसे जानने के लिए कहेंगे मूल्य या मात्रा। उसके बाद में आया है हाउ मैनी। हाउ मैनी का अर्थ होता है कितने, कितनी, इसका भी वही भाव है, लेकिन ये संख्या के बारे में पूछेगा। हाउ मच है वो मात्रा में पूछेगा, और हाउ मैनी है वो संख्या के बारे में आपसे जानना चाहेगा। फिर हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग का अर्थ होता है कब तक या कब से, यानी ये आपसे समय अवधि, मात्रा भी आ गई, संख्या की भी आ गई, और समय अवधि वो भी आ गई। समय अवधि बताने के लिए हाउ लॉन्ग का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार ये कुछ जो शब्द आपके सामने मैंने दिए हैं निकाल के, तो ये मोटे मोटे तौर पर ये शब्दों से प्रश्न शुरू होता है, और जब भी आप पैसेज देखोगे तो ये शब्द आपको वहाँ जरूर मिलेंगे, और अगर उसका अर्थ आपको आता है तो आसानी से उसका उत्तर भी आप दे सकते हैं। जब तक हमें ये मालूम नहीं होता है कि हमें पूछा क्या जा रहा है, तो हम उसका उत्तर क्या देंगे, यही तो बात है। तो ये जब तक आपके समझ में आ जाएगा कि प्रश्न क्या पूछ रहा है, तब आप उसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने पार्ट्स ले लिया है। अब आप इसको एक दो बार रीडिंग करेंगे, एक दो बार इस वीडियो को देख लेंगे, तो आप अच्छे से समझ जाएंगे कि ये पर्सन के कौन कौन से शब्द होते हैं, WH वर्ड वाले, जो पर्सन बनता है, और वो पर्सन का क्या भाव है, वो हमें किस प्रकार के पर्सन पूछता है, और उस आधार पर हम क्या क्या जो प्रश्न पूछा गया है उसका क्या क्या उत्तर दे सकते हैं, ये आप ये जान लेंगे इस वीडियो को देखने के बाद। और इस PPT को मैं आप तक पहुंचाऊंगा PDF के रूप में, उसको पढ़ लेंगे आप नोट्स के रूप में। ये नोट्स होंगे जो आप तक पहुंचा दिया जाएगा। अब पैसे से संबंधित सबसे बड़ी
बात मैं जो करने चाह रहा हूँ वो है कि हमें उत्तर देते समय क्या क्या ध्यान रखना है, मोटी बातें क्या ध्यान रखनी है जिससे हम उत्तर देते समय गलती नहीं हो हमसे। तो सबसे पहला जो बिंदु मैं ले रहा हूँ वो बिंदु है, यदि पर्सन में डज सही क्रिया हो, ध्यान रखना इस चीज़ का, ये लिखा देखो आपके सामने, यदि पर्सन में डज सही क्रिया हो तो उत्तर साधारण वाक्य यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में आप उत्तर देना चाह रहे हो। साधारण वाक्य में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ये नियम अनुसार एस या ईएस आपको प्रयोग करना है या लगाना है और डज को हटा देना है। उत्तर देते समय वापस जो डज वो नहीं आएगा, ये पर्सनवाचक में ही डज काम लेंगे अपन, जो सिंपल टेंस में होता है प्रेजेंट टेंस के अंदर। जैसे ये एक उदाहरण दिया आपके सामने, वेयर डज सी गो दिल्ली, वो नियमित रूप से कहाँ जाती है, दिल्ली रोजाना, ठीक है। तो ये वेयर WH वेयर, अब भी आपके सामने मैंने बताया था वेयर का अर्थ, वेयर का अर्थ बताया मैंने, क्या बताया बता सकते हो आप? वेयर का अर्थ मैंने बताया था कहाँ, यानी ये क्या पूछ रहा है, मैंने अभी वेयर का अर्थ बताया था, वेयर यानी कहाँ, वेरी गुड। तो वेयर कहाँ, क्या पूछेगा ये पूछेगा आपसे स्थान, जगह, पैलेस, आपको वो स्थान बताना है, जगह बतानी है। और सी कर्ता हो गया, इससे पहले ये साई क्रिया आएगी जब पर्सन बनेगा, और गो ये मुख्य क्रिया है, और डेली ये एडवर्बियल है, ये आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस की एडवर्बियल है जिससे रोजाना शब्द निकलता है। तो अब इससे मालूम चल गया हमें कि हमें पर्सन का जो जवाब देना है वो भी वापस प्रेजेंट टेंस में ही देना है, क्योंकि पर्सन है जो प्रेजेंट टेंस का था, तो उत्तर भी आपका प्रेजेंट टेंस में होगा। अब इस उत्तर को किस प्रकार आप दें, तो सबसे उत्तर देने से पहले आप नियम जान लें कि जो करता है उसको आप बाहर लाना है। तो इसमें करता क्या था, अभी बताया हमने, सी, ये करता था, तो इसको हम यहाँ बाहर लाएं। फिर उसके बाद जो मुख्य क्रिया है और साई क्रिया दोनों को यहाँ हमने लिए, ये आपका प्रेजेंट सिंपल अफर्मेटिव होने के कारण जो डज था वो एस या ईएस में बदल गया, तो गो के साथ ये ईएस लगेगा नियमानुसार। ये वेयर सो पूछा था, उसका आपने ये आंसर दे दिया कि वो कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है, और दिल्ली ये शब्द वापस इसके पीछे जुड़ गया, अदर वर्ड्स, और इसके साथ आपका उत्तर हो गया समाप्त। तो इतना इजी है उत्तर देना, आप समझ जाएंगे, एक एक करते जाएंगे आप समझते जाएंगे। अगला नियम देखते हैं, यदि पर्सन में डज सही क्रिया है, ऊपर भी थी डज, ऊपर भी डज सही क्रिया थी, यहाँ भी डज सही क्रिया है, फर्क क्या है, उत्तर साधारण वाक्य में देना था, यहाँ उत्तर है नकारात्मक वाक्य यानी नेगेटिव सेंटेंस में देना है। तो ऐसे में क्या करोगे आप, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो होनी है, लेकिन जो एस ई एस का जो प्रयोग कर रहे थे ना आप, वो नहीं करना है, और डज है ना, उस डज के साथ ही नोट लगा देना है। नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ ही लगता है, तो हेल्पिंग वर्ब इस प्रेजेंट सिंपल टेंस में डज है, तो डज के साथ ही आपको नोट लगा दिया। एक डू भी है, डज और डू कहाँ आता है ये आपको सबको मालूम होना चाहिए। डू है वो आपके प्लूरल में आएगा, और डज है वो आपके सिंगुलर के साथ आएगा। तो ये आप जैसे एक उदाहरण और ले लेते हैं अपन, यहाँ वाई शब्द आया, वाई अभी आपको मैंने पीछे बताया था, वाई का अर्थ क्या बताया था, वाई यानी क्यों, कारण पूछ रहा है आपसे, वाई डज सी नॉट गो टू स्कूल। अब इसका उत्तर देना हमें, ये पर्सन क्या पूछा, भाव हमें समझ में आ गया, वाई का मतलब क्यों, वो क्यों नहीं स्कूल जाती हैं, है ना। तो अब आप इसका उत्तर कारण में दोगे ना, तो सी ये करता है, इसको आप बाहर लेके आ गए। अब ये नोट लगाना है, तो ये नोट लगाने के लिए हमें सही क्रिया चाहिए, तो ये सही क्रिया आपके सामने पड़ी है, तो ये यहाँ उठा के यहाँ रख दी, नोट इसके साथ लगा दिया, दोनों साथ हो गए, ये दोनों अपनी दोस्ती निभाएंगे। गो टू स्कूल, ये गो टू ये स्कूल पूरा आ गया। अब हमें वो कारण लिखना है, तो इसका बिकॉज, क्योंकि, अब क्यों नहीं आई उसका कारण दे रहे हैं क्योंकि से, तो सी यही करता आपको वापस यहाँ लेके आगे करता को, और रिमेन्स इल क्योंकि वो बीमार है इसलिए नहीं आती है ना, तो सी इज इल भी कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ सी रिमेन्स इल दोनों राइट हैं। अब अगला नियम पढ़ेंगे अपन, यदि पर्सन में डू सही क्रिया हो और उत्तर साधारण वाक्य अफर्मेटिव, अब पहले तो हमने डज पढ़ा, अब पढ़ रहे हैं अपन डू, ठीक है, अफर्मेटिव
वाक्य यानी साधारण वाक्य। अब इसमें क्या करना है भाई, इसमें जो हमने डज में किया है वो को वो यहाँ करना है, लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको एस या ई एस का प्रयोग नहीं करना है। ब्लैक करके मैंने लिखा, नहीं करना है। अब जैसे एक पर्सन बना दिया हमने कि व्हेन डू दे कम एट स्कूल। व्हेन ये शब्द आया और ये हमने पहले बता दिया आपको, व्हेन का अर्थ क्या होता है, कब, यानी आपको समय पूछा जा रहा है आपसे, तो आप कब का वापस जब में जवाब दे दोगे तो आप यहाँ से कर्ता उठा के बार लाओगे, कर्ता यहाँ बार लिखा दे, फिर आपका क्रिया कम, ये कम आ गई। डू आने पर आप एस या ई एस नहीं लगाना है नियम अनुसार। फिर स्कूल अब कब गया, 9:30 AM डेली। ठीक है, तो ये आपका पर्सन का जवाब हो गया। कब जाता है, तो आपने 9:30 बजे सुबह के बता दिए, इसका मतलब आप उत्तर दे चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगला बिंदु वही बिंदु है जो आपने डज के साथ नोट लगाया, वो अब डू के साथ किस प्रकार नोट लगाएंगे। अब वो अगर अच्छी तरह से समझ में आया तो इसमें ज़्यादा समझने की क्या बात है यार, जो डू डज के साथ नोट लिखा वही डू के साथ नोट लिखना है। वाई डे दे नॉट गो टू स्कूल, और सेम यही वाक्य हमने यहाँ नीचे भी लिखा। अगर आपने ये डज वाला वाक्य नकारात्मक वाला अच्छे से समझ लिया है तो ये डू वाला वाक्य भी आपके लिए तो कोई छोटी सी बात हो गई, क्योंकि वो किया वैसे यहाँ भी करना है। यहाँ डू नॉट, यहाँ डज नॉट किया आपने, यहाँ डू नॉट करना है। ये क्या बड़ी बात है, पर्सन सेम है। यहाँ जो वाई डज सी नॉट लिखा है, यहाँ पर वाई डू दे नॉट गो टू स्कूल, यहाँ हमने दे इसलिए लिया कि डू बहुवचन के साथ लगता है, यहाँ डज हमने इसलिए लिया कि ये एक वचन के साथ लगता है। बस इतना सा फर्क आपको समझना पड़ेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड। अब आगे बढ़ते हैं। दे, यह हमने कर्ता यहाँ से उठाया, इसको कर्ता को बाहर लेके आ गए। उसके बाद में जो हेल्पिंग वर्ब डू थी वो डू ले ली, फिर नॉट इसके साथ लगा दिया, फिर आगे वाला जोड़ना है मुख्य क्रिया को, गो टू स्कूल। अब आपको वाई के कारण देना पड़ेगा। वाई पूछा है तो क्यों का कारण तो देना ही पड़ेगा भैया। तो बिकॉज दे रिमेन इल, सेम कारण हमने यहाँ लिखा। यहाँ जो डज था यहाँ को हमने डू कर दिया, ठीक है, करता चेंज, यहाँ सी था यहाँ दे है, बस कोई फर्क नहीं है। इस प्रकार आप आंसर दे सकते हैं, बहुत इजी। एक बात और बच्चों, आप जब भी हमारा वीडियो देखते हो तो आप कॉपी पेन अपने पास जरूर रखें। जो भी आपको अच्छी बात लगती है वो अपनी नोटबुक में जरूर नोट करें, लिखते रहे। आप बार बार उसको पढ़ोगे, देखोगे, समझोगे, जानोगे, तभी तो आप बनोगे ना, कुछ सीखोगे ना। इसलिए आपको ये वीडियो देखते समय कॉपी और पेन अपने साथ जरूर रखना है। हमने डू और डज दोनों के अफर्मेटिव भी कर लिए और नेगेटिव भी कर लिए। अब क्या बचता है भैया, डिड बचता है। डिड का कर लेते हैं, एक बार हम सिंपल का सब कर लेते हैं तो फिर आगे वाले आसानी से हो जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर तो सहायक क्रिया अपन को दिखती है और वही पड़ी रहती है। इस जा रहे हैं वही हटता नहीं है। लेकिन डू डज है, डिड है, ये कभी तो अंदर चले जाते हैं, कभी बाहर आ जाते हैं, पता ही नहीं चलता इनका साड़ों का, कभी कहीं कभी कहीं। तो इनको बताना जरूरी था। बाकी इज आर एम है, वाजवर है, हेड और हैव है, ये सब बाहर रहते हैं, ये गायब नहीं होते हैं, ये तो वहीं रहेंगे, चाहे अफर्मेटिव हो चाहे नेगेटिव हो। लेकिन जब डिड और डू और डज के साथ अपन ये वर्क करते हैं तो कभी तो ये क्रिया के अंदर घुस जाते हैं, कभी क्रिया के बाहर निकल जाते हैं। तो इनका अपन को बड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि ये घूमने फिरने वाली क्रियाएं हैं, सहायी क्रियाएं हैं। आप लोग तो अभी भी घर बैठे हो कोरोना की वजह से, लेकिन इस क्रिया को तो कोई कोरोना होता नहीं है, इसलिए तो घूमती फिरती रहती है। ठीक है, चलो तो अब आगे डिड के बारे में अब जान लेते हैं। तो डिड सहायी क्रिया का अगर आई हुई है अंदर पर्सन के अंदर, तो अगर आप उसका अफर्मेटिव में अगर उत्तर देना आप चाह रहे हो, डिड सहायी क्रिया आई हुई है और उसका उत्तर अफर्मेटिव सेंटेंस में देना है, तो डिड को आपको हटाना पड़ेगा। यानी डिड है वो कहाँ चली जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर घुस जाएगी, तो वो वर्ब क्या बन जाएगी, सेकंड फॉर्म। तो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म बनाना है। जैसे पर्सन आया, हाउ डिड ही गो टू स्कूल, हाउ
आपको मैंने पहले बता दिया है। ठीक है, हाउ का अर्थ होता है कैसे, तो आपको वापस प्रक्रिया विधि तरीका बताना है। तो आपको कर्ता बाहर लाना है। अब आप नियम तो जान इतने कर दिए, तो अब आप समझ गए कि सबसे पहले करना क्या है। जो कर्ता अंदर घुसा हुआ है उसको बाहर लाना है, चाहे वो कैसे भी लाओ, उसको ठोक पींच के लाओ तो भी लेके आ जाना, उसको धक्का दे के लाओ तो भी लेके आ जाना, लेकिन लाना इसको बाहर है। तो ये कर्ता इसको यहाँ रखना है, इसको बताना है कि भैया तेरी जगह यहाँ नहीं है, हम अप्रिवेटिव वाक्य बना रहे हैं, तो तेरी जगह ये बाहर है, यहाँ आ जा, यहाँ बैठ जा, तो इसको यहाँ बैठाना है। ये फूफा जी रूट के अंदर चले जाता है, इन फूफा जी को बाहर ला के रखना है। तो ही, फिर ये जो मुख्य क्रिया गो है और ये डिड इसके अंदर घुस जाएगी, तो ये आपकी जो क्रिया फर्स्ट फॉर्म थी वो सीधी सेकंड फॉर्म में चली जाएगी, तो ये हो जाएगा गो का वेंट, तो ये वेंट हो गया। फिर टू स्कूल, अब आपको तरीका बता दिया कि आप स्कूल कैसे जाते हो भैया, तो हम बताते हैं साइकिल से जा सकते हैं, बाइसिकल से, हम मोटरसाइकिल से जा सकते हैं, हम कार से जा सकते हैं भैया, प्लेन भी, कई बच्चे ऐसे हैं जो प्लेन से भी उड़ के आ जाते हैं, तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो आप लिखने का जो तरीका है आपका, वो तरीका यही है। आपके जो पीछे साधन है वो अपनी मर्जी से जोड़ सकते हैं। अब आगे चलते हैं। आपके पर्सन के अंदर डिड भी आया और वो वाक्य नेगेटिव भी है, नकारात्मक भी है। अब क्या करेंगे भाई, अब आपको डिड को आपको हटाना नहीं है, वो डिड के साथ नोट लगेगा, क्योंकि हमेशा ये सहायक क्रिया के साथ ही चलता है। तो ये जो बींद राजा है उसके साथ ये प्रकरणिया जरूर चलेगा, तो इसको साथ साथ चलाना है। तो डिड के साथ नोट आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो वही रहेगी, क्योंकि सेकंड फॉर्म होगी नहीं। क्यों नहीं होगी, क्योंकि डिड उसके अंदर घुसा नहीं है अभी तक, वो बाहर ही पड़ा है। तो अब आपके सामने प्रश्न है, वाई डिड सी नॉट गो टू स्कूल। तो अब ये कारण पूछ रहा है भाई, वाई का मतलब क्यों, तो आप वापस उसका जवाब दोगे, कारण बताओगे। कर्ता ये अंदर है, इसको बाहर लाओ, अपने स्थान पे जगह पे लेके आएंगे। सी, फिर डिड के साथ नोट, ये डिड इधर भी था, ये दोनों तरफ चल गए, एक इधर बैठ के फोटो खिंचा रहा है और ये बीच में बैठ गया सी, ये जो करता है, ये करता है जो बीच में बैठ गया, एक तरफ हेल्पिंग वर्ब, एक तरफ ये नोट, ये दोनों ये बैठ गए, इनको वापस लाओ, अपनी जगह बैठाओ, ये जगह बैठा दिया। फिर गो टू स्कूल, अब कारण के लिए आपको बिकॉज, क्योंकि सी वाज इल, वो क्यों नहीं गई, क्योंकि वो बीमार थी। अब ये जो डिफिकल्ट हेल्पिंग वर्ब थी उनको हमने ले लिया। अब आपको कुछ सामान्य जानकारियाँ देते हैं। जैसे कोई पर्सन वाई से शुरू होता है, तो वाई से शुरू होने वाले वाक्य प्रश्नों के उत्तर में सामान्यतः हम बिकॉज लगाकर उपवाक्य लिख लेते हैं। अभी ऊपर आपने लिखा ही है, देखा ही है, बिकॉज ये आपने उत्तर ये दिया, आपने वाई का था और ये बिकॉज लिखा। लेकिन कुछ ऐसे भी है जिनको आप टू लगाकर इन्फिनेटिव का प्रयोग भी कर लेते हैं। टू के बाद हमेशा क्रिया फर्स्ट फॉर्म होती है, वो लगाकर भी आप उत्तर दे सकते हैं। कैसे भाई, कैसे देंगे, आप ऐसे ही पूछोगे कि दे सकते, तो फिर कैसे देंगे। तो जैसे ये है कि वाई डिड ही मेक ए हैस्ट। हैस्ट का मतलब उतावलापन, कि उतावला होता है ना घर जाने के लिए, जल्दबाजी करते हैं, मुझे फटाफट जाना है कहीं, है ना, तो वो व्यक्ति। तो ये पूछा कि उन्होंने इतना क्यों जल्दबाजी की है, ऐसा किया था, तो उसने कहा कि ही मेड ए हैस्ट, उसने बहुत जल्दबाजी की। क्यों, बिकॉज में उत्तर दिया हमने ऊपर। ही वांटेड टू रीच देयर इन टाइम, वो वहाँ पर समय पर पहुँचना चाहते थे। और हमने एक और बताया था कि टू प्लस इन्फिनेटिव का प्रयोग करके भी उत्तर दे सकते हैं। तो कैसे देंगे, ही मेड ए होस्ट, यहाँ तक तो सेम लिखना, जहाँ बिकॉज लिखा था वो हटा दिया हमने, टू लगा दिया। टू के बाद में सीधी ये क्रिया, ये पर्सन, ये आपको ये नीचे जोड़ दिया, टू रीच देयर इन टाइम, ये आपका हो गया उत्तर। तो इस प्रकार ये नियम भी आपको समझ में आ गया। अगला नियम है, यदि पर्सन में देर मध्य भाग में आया हो, यानी मिडिल पोजीशन में आया हो, तो उत्तर हम सामान्यतः देर से ही प्रारंभ करते हैं या करेंगे। जैसे आपके सामने ये पर्सन है, हाउ मैनी स्टूडेंट आर देयर इन योर MGGS स्कूल, यानी आपके स्कूल के अंदर कितने बच्चे हैं। ये तो हमारे बच्चे MGGS पर लिखा है, ये हमारे स्कूल के बच्चों की संख्या हम बताएंगे, क्यों भाई हम वीडियो बना रहे तो बताएंगे जरूर। देयर यहाँ पड़ा है, इसको उठा के ये कर्ता बनाना है, इसको हम बाहर लाना है, तो ये लेके आ गए। देयर आर, ज़्यादा है ना, बहुवचन है, इसलिए प्लूरल होने के कारण आर आएगा। और कितनी संख्या है वो अपने हिसाब से आप लिख सकते हो। ये हमारे स्कूल की जिट
है तो वो लिख दी, स्टूडेंट्स इन माई MGGS बर स्कूल। ये तो उत्तर आसानी से आप दे सकते हैं, बहुत इजी है। अगला, यदि प्रश्न में व्हेन क्लोज हो तो उत्तर देते समय हमें व्हेन क्लोज को पहले लिखे ताकि सेंस में सटीकता हो। व्हेन क्लोज को हमें पहले लेना है, व्हेन यानी जब, कब, है ना। व्हेन कब प्रश्न में आएगा तो कब, और यूँ बताएंगे हम कि जब मैं वहाँ गया तो वो ऐसा कर रहा था, ये सेंस आएगा, ये क्लोज होता है। दो वाक्य को जोड़, सेंटेंस को जोड़ा हुआ है। What was he doing when you reached there? जब आप वहाँ पहुँचे तो वो भाई क्या कर रहा था रे, तुम, है ना, तुम जब वहाँ पहुँचे थे तो वो वहाँ क्या कर रहा था। इस प्रकार का ये वाक्य है, तो इसका सेंस वही बना रहना चाहिए। तो इस वैन को आप बाहर लेके आ गए, वेन आई रीच देयर, मैं जब वहाँ पहुँचा। देखो यहाँ तो कब था, है ना, लेकिन यहाँ जब हो गया। वेन आई रीच देयर, जब मैं वहाँ पहुँचा ना तो ही वॉज स्टडिंग इन इंग्लिश, और वो तो इंग्लिश की पढ़ाई कर रहा था। आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? करो भैया करो, क्योंकि आपका HL सर आपके साथ है ना, तो पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी। नहीं करोगे तो भी मैं आपको खींच खींच के करवा दूंगा पढ़ाई, इसलिए आपको ज़रूर करना है पढ़ाई को। इस प्रकार आज हमने अनसीन पैसेज को बारीकी से देख लिया है, बारीकी से जानकारी ले ली, उसको किस प्रकार आपको रीड आउट करना है बार बार, कि कैसे पढ़ना है, कैसे करना है, उस पर उसके कैसे आंसर देने हैं आपको, है ना। और जो भाव है उसका वो भाव हमेशा बना रहना चाहिए, जो टेंस है वो भी बना रहना चाहिए, और उसका उत्तर है वो टू द पॉइंट होना चाहिए। ये हमने सब जान लिया है। और किस प्रकार के पर्सन के अंदर जो शब्द होते हैं उसका सेंस निकाल के अपन उत्तर दे सकते हैं, वो भी अपने जान लिए। कौन कौन से शब्द, जैसे आप WH फैमिली के कौन कौन से वर्ड हैं और उसका क्या अर्थ है, क्या भाव है, क्या सेंस पूछा जा रहा है, उसके आधार पर अपन उसका उत्तर दे सकते हैं। तो ये संपूर्ण जानकारी अब तक मैंने पहुंचाई है। अब आप आसानी से पैसेज को हल कर सकते हैं, मतलब पैसेज में जो भी प्रश्न आए हैं उनका आसानी से उत्तर दे सकते हैं। आप जितना अभ्यास करोगे उतना आप सफल होंगे। करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जाते सिलपट पड़त निशान। यानी एक रस्सी है और वो बार बार उस पत्थर पे जलती है तो उस पत्थर को घिस देती है। तो आप कैसे और क्यों नहीं होशियार हो सकते भाई, आप भी हो सकते हो। इसलिए आप तन से मन से पढ़ाई करें, धन लगाने की जरूरत नहीं है, धन आपके पिताजी लगा रहे हैं, वो टेंशन आप मत ले, लेकिन आपको तन और मन से पढ़ाई करनी है। करते रहिए, मैं भी आपके साथ तन मन से लगा हूँ और आप भी मेरे साथ बने रहे। अगले वीडियो तक आपसे विदा लेता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।